मेह में या प्रमेह में त्रिभंग भस्म, जो कि नाग, बंग और यशद, इन तीन के मिलने से बनती है। त्रिभंग भस्म नाग, बंग और यशद। तो एक तो ये तीन भस्म का समूह जो कि त्रिभंग भस्म बनाता है, इसका उपयोग, पंग भस्म का प्रयोग, नाग भस्म का प्रयोग और यशद भस्म का प्रयोग, इन तीनों भस्मों का अलग अलग प्रयोग, और जो इन तीनों भस्मों से मिलकर एक भस्म बन रही है जिसे हम त्रिभंग भस्म कह रहे हैं, उनका प्रयोग, इन पर हम विचार करेंगे। जो बंग भस्म है वह लघु, सर, रुक्ष, तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन। रुचिकर। लघु, सर, रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण जो है होती है, जिसके फलस्वरूप यह दीपन, पाचन और रुचिकर होती है। कफग्न प्रॉपर्टी होती है इसकी किंचित वातकर। किंचित, किंचित माने थोड़ी सी, कुछ मात्रा में वात का प्रकोप करती है, कुछ मात्रा में पित्त का प्रकोप करती है। यूजुअली जो बंग है, बंग जो है वह लेड, आपने सुना होगा, उस धातु की भस्म है। और कफग्न किंचित वातकर किंचित पित्त होती है। इसका प्रयोग जो है वह हम प्रमेह में करते हैं। कफज, कृमि जहां हो वहां पर प्रयोग करते हैं। मंदाग्नि का पेशेंट हो, वमन बहुत होता हो, क्षय यानी कि धातु क्षय, रस क्षय का पेशेंट हो, पांडु हो, श्वास हो और नेत्र रोग में इसका प्रयोग करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। इसको जो लोकल भाषा है उसमें कलई कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको लेड कहते हैं। पीबी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो कलई में जो है वह, या कलई कह लें या बंग में कह लें, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि
तीक्ष्ण और उष्ण गुण है। इसका आप लोग भी जो प्रयोग करते होंगे अपनी प्रैक्टिस में, तो इसका उपयोग बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं, बंगम भक्षयतो, बंगम भक्षयतो नरस्य, बंगम भक्षयतो नरस्य न भवेत, न भवेत स्वप्ने अपि शुक्र क्षयः, ऐसा लिखा है। इसका प्रयोग जो है, इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य बंग भस्म का सेवन करता है, वह स्वप्न में भी शुक्र का क्षरण नहीं करता है। तो शुक्र और शुक्र स्थान की अशक्तता जहां पर हो, जहां कमजोरी हो, शुक्रवाह स्त्रोतस की जहां व्याधियां हो, वहां पर मुख्यतः बंग भस्म का प्रयोग होता है। जो शैथिल्य है, जब शुक्रवाह स्त्रोतस का कमजोर पड़ता है, तो वात का भी प्रकोप होता है। तो यूजुअली जब शैथिल्य होता है, तो उसका प्रभाव है वो आ, वात वाहिनियों पर पड़ता है, और वात वाहिनी नाड़ियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण रोगी जो है वह बारंबार मूत्र त्याग करता है। जो शुक्र है उसका धारण नहीं कर पाता है, और जो वहां की मसल्स हैं या स्नायु हैं, मांसपेशियों में जो है शिथिलता जिनके हो, उनमें हम बंग भस्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि कई पेशेंट आपके पास आए जिनको प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन की शिकायत हो, उनमें जो है बंग भस्म का प्रयोग जो है वो शास्त्रोक्त लिखा हुआ है कि बंगम भक्त से बंगम भक्षयतो नरस्य न भवेत स्वप्ने अपि शुक्रशयः, सिंगो यथा हस्तिगणम निहंति तथैव बंगो निखिल मिहवर्गम। अर्थात जैसे सिंह हाथियों के समुदाय का नाश करती है, वैसे ही बंग भस्म जो है वह प्रमेय वर्ग का दमन करती है। ठीक है ना। जिस प्रकार से सिंह हाथियों के समुदाय का नाश करता है, उसी प्रकार से बंग भस्म जो है वह समस्त प्रमेय वर्ग का दमन करती है। परंतु समस्त प्रमेय वर्ग यदि कहा जाए तो उसमें वातज प्रमेय में भी आ जाता है, परंतु वातज प्रमेय में बंग भस्म का प्रयोग जो है वह अच्छा नहीं देखा जाता। सांद्र प्रमेय हो, यानी कि प्रोटीन आ रहा हो आपके यूरिन में, अच्छ प्रमेय हो या उदक प्रमेय हो, डायबिटीज इंसिपिडस हो आपको, इक्षु प्रमेय हो,
ग्लूकोज आ रहा हो, हस्ती प्रमेय हो, तब इन चार प्रमेयों पर बंग भस्म का प्रयोग जो है वह ज्यादा कारगर साबित होता है, ऐसा चिकित्सा में देखना आया हुआ है। वृद्धावस्था जब आती है तो प्रमेह विकार हो जाता है। इसको मधुमेह मत समझना। प्रमेह माने कि प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम बारम बारम मूत्र त्यागम करोति यस्मिन् रोगे सप्रमेह, कि यदि व्यक्ति जो है वह बार बार जो है वह अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग कर रहा है, तो वृद्धावस्था में क्योंकि वात की वृद्धि हो जाती है, वात वाहिनियां शिथिल हो जाती हैं और मांसपेशियां भी जो है वो शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण मूत्र का धारण वृद्धावस्था में नहीं हो पाता। और इस अवस्था में जो है बंग भस्म का प्रयोग जो है वो अच्छा काम देता है। तो बंग भस्म के साथ यदि आप वात विध्वंस रस या विषमुष्टिवटी का सेवन, जो कि आक्षेप शामक होती है, उसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो यह बहुत अच्छा कार्य करती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो, पौरुष ग्रंथि वृद्धि हो, तो भी जो है वह बंग भस्म का प्रयोग जो होता है वह बहुत अच्छा देखा जाता है। चंद्रप्रभा और टी के साथ अपान काल में यदि आप बंग भस्म का प्रयोग करते हैं प्रोस्टेट में, तो वह बहुत ही गुणदायी होता है। धातु परिपोषण क्रम को भी ठीक करने में बंग भस्म का प्रयोग जो है वह होता है। इसके साथ जो दूसरी चीजें हैं कि बंग जो है वह कृमिग्न है। कृमिग्न को क्या कहेंगे हम? सर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल। बैक्टीरियल सर। हाँ जी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबैक्टीरियल। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल। और अंग्रेजी में डीवॉर्मिंग। एंटी एलमेंटिक भी बोल सकते हैं। वर्मीसाइड कहें, है ना, वो ज्यादा वर्ड सही रहेगा, है ना। वर्म इन्फेस्टेशन। हाँ, वर्म जो इन्फेक्ट उसमें है इन्फेक्शन। हाँ जी, सर वर्म इन्फेस्टेशन। हाँ, वर्म इन्फेस्टेशन में इसका कार्य जो है वो अच्छा होता है। तो क्योंकि कृमिग्न होती है तो वर्म्स के कारण जो फीवर आ जाता है उसमें बंग भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो कृमिज ज्वर, कृमिज एक मिनट थोड़ा वेट करना है। शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। कृमिज हृदय रोग, कृमिज ज्वर, कृमिज हृदय रोग पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखा जाता है। अब हम कैसे पहचाने कि भाई कृमिजन्य ज्वर हो गया? तो पेट में बार बार
दर्द हो रहा हो, उबासी आती हो, हल्का सा जो है वो उल्टी हो जाती हो, तब जो है आप बंग भस्म का प्रयोग जो है वह कीजिए। यूजुअली क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें अक्सर ये पता नहीं चलता कि भाई आपने बच्चा भी जो होता है वो बार बार फीवर आता है। यूजुअली कई जो मैंने ये देखा है कि जो युवा भी हैं वो भी बार बार जो है वो फीवर की शिकायत करते हैं और हमें पता नहीं पड़ता कि हम जो है वो क्या करें। इनमें रक्त अल्पता की स्थिति भी देखी जाती है और हम स्टूल टेस्ट भी कराते हैं और स्टूल टेस्ट कराने पर भी जो है वो आपको कृमि जो है वो दिखाई नहीं देते, है ना। तो यूजुअली जो बंग भस्म का प्रयोग है वो छोटे कृमियों पर होता है जिनको हम स्टूल टेस्ट के द्वारा भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक पेशेंट देखा, उस पेशेंट में वो क्या होता था, लेडी पेशेंट थी, नर्स थी वो। तो वो क्या करती थी कि उसको है ना एक बार बार थोड़ा सा पेट में दर्द होता था, फीवर रहता था और कई बार वो बेहोश हो जाती थी। उसके बहुत उन्होंने करा लिए, टेस्ट करा लिए कि भाई दिमाग का टेस्ट उसका करा लिया, फलाना करा लिया, परंतु उस कृमियों के कारण जो है वो जो है और रक्त क्षय की तरफ जा रही थी और उस वजह से जो है उसको मूर्छित होकर वो बार बार गिर पड़ती थी। इस अवस्था में हमने उसकी कृमिघ्न औषध का प्रयोग किया तो उसको 125 mg बंग भस्म को आर्गवदादी क्वाथ के साथ या तिव्रत के क्वाथ से आप दे सकते हैं। हमने आर्गवदादी क्वाथ दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो तिव्रत का क्वाथ है वो ज्यादा विरेचन करा जाएगा, पर आप दोनों में भी देख सकते हैं कि यदि रोगी जो है वो ओबेस ज्यादा हो थोड़ा सा यदि, तो आप सनाई के क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो चीजें हमारी समझ में आ रही है कि एक तो बंग भस्म का प्रयोग जो है वह प्रीमैच्योर एजैक्यूलेशन में कर सकते हो आप, प्रोस्टेट में कर सकते हो आप, सभी प्रकार के प्रमेय वर्ग में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु हम जो है वह सांद्र, अक्ष, इक्षु और हस्ती मेह में प्रयोग करेंगे। वातज प्रमेय में का जो प्रकार है हस्ती, उसमें कर सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है कि नर्वाइन कंट्रोल पूरी तरीके से छूट जाता है। तो बंग भस्म का कार्य जो है वो वात वाहिनियों पर अच्छा होता है, इसलिए से आप इसका कर सकते हैं। और मांसपेशियां यदि शिथिल हो गई हो प्रोस्टेट ग्लैंड पर और कृमिघ्न होने पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि बंग भस्म जो है वो लघु है, उष्ण और दीपन पाचन हमने कहा। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये जो दीपन पाचन है तो शंखवटी का प्रयोग, प्रवाल पंचामृत का प्रयोग, अग्नितुंडी का प्रयोग, ठीक है ना, इनका प्रयोग करें कि बंग भस्म का प्रयोग करें। देखिए कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो सीधा पाचक पित्त पर काम करती हैं। आपने जैसे हींग का प्रयोग किया, आपने अजवाइन का प्रयोग किया, आपने चित्रक का प्रयोग किया, नींबू का प्रयोग किया, इमली का प्रयोग किया, ये जो द्रव्य होते हैं वो साक्षात पाचक पित्त पर कार्य करके अग्नि का वर्धन करते हैं। परंतु जो बंग भस्म है वो धातु पोषण को ठीक करके कृमिघ्न का नाश करके मंदाग्नि को दूर करती है, इसलिए परोक्ष रूप से बंग भस्म जो है वो अग्नि दीपन का कार्य करती है कृमिघ्न होने के कारण। और हम ये कह चुके हैं कि जो बंग का कार्य है वो प्रारंभ में शुक्र स्थान पर ही होगा क्योंकि यह शुक्र व स्त्रोतस पर, क्योंकि इसका जो स्त्रोतोगामित्व है वह शुक्र स्थान पर ज्यादा है। और फिर क्या होता है कि जो क्षय का पेशेंट होता है यूजुअली, क्षय जो है वो दो प्रकार का है, अनुलोम और प्रतिलोम। तो प्रतिलोम क्षय होने के कारण रोगी यदि कमजोर पड़ जाए और मंदाग्नि हो जाए, आपको मेस्टुबरेशन की या हस्तमैथुन की किसी भी स्त्री में, बालिका में या किसी किशोर में
अगर आपको उसकी हिस्ट्री मिलती है और उसकी वजह से वह दुर्बल है, तब आपको बंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जब हम अजवाइन, हींग आदि का प्रयोग करते हैं तो रोगी और दुर्बल होता चला जाता है। क्या ये इतनी बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। यूजुअली उनको कुछ खाने को भी दो तो उल्टी हो जाती है। तो अगर हम प्रयोग देखें तो मैंने आपको गुणधर्म में ये भी बताया कि जो बंग भस्म का कार्य जो है वह छर्दी में भी होता है। तो इस स्थिति, जब ये अवस्था आपको दिखे, क्योंकि हमको एक्चुअली में क्या है कि अगर स्त्रोतोगामित्व हमने देख लिया, शुक्र वह स्त्रोतस है, तो संप्राप्ति भंग करने के लिए छर्दी भले ही आ रही हो, परंतु उस छर्दी का संबंध जो है, यानी कि छर्दी का संबंध उदान वायु से है, और जो बंग भस्म है वो यूजुअली अपान वायु पर कार्य कर रही है। परंतु जब अपान आवृत उदान हो जाए, अपान जो है वो विमार्ग गमित होकर उदान को छेड़ रही हो, उस अवस्था में जब हम छर्दी हो रही हो, तो उस अवस्था में जो है हम बंग भस्म का प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। एक हम जो है उदर में यदि कैंसर उत्पन्न हो जाए और बार बार वमन हो रहा हो, तब जो है बंग भस्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह कृमिघ्न है और इस अनुसार ये कार्सिनोजिन एक्टिविटी भी जो है करती है। अब हम दो प्रकार, अब अगर किसी को कोई कैंसर का पेशेंट जो है, एब्डोमिनल कैंसर का पेशेंट है, वो बार बार उल्टी कर रहा हो, तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि या तो हम ताम्र का यूज करें और या हम बंग का भस्म करें। परंतु जो ताम्र है वो कफ प्रधान और वात कफ प्रधान रोग में जो है, जब उल्टी हो रही हो तब अच्छा काम करती है। अन्य कोई दोष प्रकोप हो रहा हो तो बंग भस्म का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। मैंने देखा है कि कैंसर में रक्त वाहिनियों को शुद्ध करने के लिए भी हम जो है वो बंग भस्म का प्रयोग करते हैं। बंग 125 mg और नाग भस्म जो है वो 125 mg, इन दोनों को मिलाकर देते हैं तो तुरंत ही जो है वह, एक तो रक्तवाहिनियों में की दुर्बलता दूर हो जाती है, दूसरा जो है जो बार बार वमन हो रहा है वह भी ठीक हो जाता है। अब हम इसको कृमिघ्न कह रहे हैं और जंतुघ्न यानी कि बैक्टीरियोसाइडल भी कह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के घाव नहीं भर रहे होते हैं, प्रमेय में ऐसा दिखाई देता है। तो जब प्रमेय में जो जैसे डायबिटिक अल्सर हो गया या प्रमेय पीड़िका हो गई, तो जो गाढ़े पीले रंग का स्राव निकल रहा हो, तो अगर आप बंग भस्म का प्रयोग कराते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव हम देखते हैं। अब हम ये कह चुके हैं कि भाई ये जो है ये शुक्र धातु पर कार्य कर रही है। शुक्र धातु के दो कार्य हैं, एक तो गर्भ संजन, गर्भ निर्माण जिसे आप कहते हो, और दूसरा जो है वह है बुद्धिवर्धन। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप थोड़े से हतप्रभ हो कि बुद्धिवर्धन कैसे कह रहे हैं आप, है ना। तो यदि आप देखोगे शुक्र के गुण में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई जो यह है वह बुद्धि पर भी कार्य करती है। यदि आवश्यकता से अधिक शुक्र का क्षरण हो जाए तो हत बुद्धि, जिसे मेंटल रिटार्डनेस कहते हैं, ऐसा लक्षण देखा जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा काम वासना में रहते हैं या ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं, उनको कुछ याद जो है, उनकी जो मेमोराइजिंग पावर है वह कम हो जाती है। इस अवस्था में हम जो है बंग भस्म का प्रयोग करते हैं।
अब मैंने ये भी देखा है कि जो स्त्रियों के जननेंद्रिय संबंधी विकार हैं उस पर भी बंग भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, कई लेडीज की जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बहुत कमजोर होती है और निर्बल होती है, और इसी कारण से उनको यदि मासिक धर्म न आता हो तो बंग भस्म का प्रयोग कीजिए। 125 mg, लोह भस्म का प्रयोग कीजिए 125 mg, और एलुआ, एलुआ समझते हैं आप? नहीं सर। ओहो, एलोवेरा। ऐसा एलोवेरा। एलोवेरा एलोवेरा का जो रस। हाँ, एलोवेरा का जो जूस है उसके साथ जो है वो बंग और लोह मिला के दे दीजिए, ठीक है। यूजुअली एक वटी भी आती है जिसको हम कन्या लोहादी वटी कहते हैं। इसका प्रयोग भी जो है वो हम जिन स्त्रियों को फैलोपियन ट्यूब या ओवरीज की शिथिलता के कारण मासिक धर्म न आ रहा हो उसमें प्रयोग करते हैं। ये जो एलोवेरा है इसका प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा है। आप यूजुअली यूज करते हैं, कुमारियां सब यूज करते हैं कि नहीं करते? यस सर। अच्छा, बंध्यत्व भी यदि हो उसको दूर करने के लिए भी जो है वो बंग भस्म का प्रयोग होता है ना। क्योंकि जो जब हम शुक्र कह रहे हैं तो शुक्र धातु जो है वह हमने कहा कि भाई बीज उत्पादन के लिए या गर्भ संसर्जन के लिए उत्तरदायी है, अपान वायु पर कार्य करती है। अपान वायु का कार्य हमें पता है। अपान वायु का कार्य क्या है अमनदीप? सर एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव। हाँ जी सर। बताओ वे ऐसे नहीं। ओ श्लोक पूछ रहे हैं सर आप? हम्म, सर याद करना पड़ेगा। याद करो याद करो। मैं सर बताती हूँ याद। हम्म। वृष्णौ बस्ति मेढ्रम चैनाप्य उरु वक्ष्णो गुदम अपान स्थान मंत्रस्य शुक्र मूत्र कृचंती सा सृजति गर्भ आर्तौ च, है ना। अपान वायु के कार्य क्या क्या है, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ गया कि बंग भस्म जो है वह अपान वायु के दोष को दूर कर रही है। तो वृषण, बस्ती, मेढ, नाभि, उरु, इंग्वाइनल रीजन और गुदा, इन सब स्थान की पुष्टि करना, ठीक है ना। अपान स्थान मंत्रस्थ शुक्र मूत्र, इन सब का विसर्जन करना। तो इनमें यदि कोई दिक्कत आ रही हो, और गर्भ का निर्माण करना और आर्तव का निर्माण करना, इन सब पर कार्य करने के लिए हम बंग भस्म का प्रयोग करते हैं। क्या मैं इतनी बात समझा पा रहा हूं आपको? यस सर। हाँ जी सर। यूजुअली कई बार क्या होता है कि आप प्रदर की स्थिति में क्या देखते हैं। देखिए, प्रदर का जो है, इस बात को आपने एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से लेनी है कि श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, किसी भी प्रकार का प्रदर हो, वह कृमिजन्य होता है। कैसा होता है? कृमिजन्य। कृमिजन्य। ये अपने दिमाग में आपने बात बैठा के रखनी है, इससे आप हिलना नहीं है। तो अब क्या होता है कि उस स्थान पर कृमि को साफ करना जो है वो, उसके लिए तो हम क्या करते हैं कि भाई वो फिटकरी का उसको कह देते हैं कि लंबे समय तक जो है वो फिटकरी, जैसे कि एक फिटकरी का टुकड़ा रात को डाल के रख दे और सुबह जो है वह जगह को अच्छी तरीके से बहुत धार के साथ धोए। नंबर 2, क्योंकि कृमिग्न जो है वो बंग भस्म है, तो इसका प्रयोग भी जो है वो हम प्रदर की स्थिति में करते हैं, ठीक है ना। तो बंग भस्म को हम, जो फिटकरी होती है ना, फिटकरी, हाँ जी। उसको फिटकरी को जो है वो उस पर कढ़ाई में जो है वो कर लीजिए, भून लीजिए, हील करना है ना। है। तो बंग भस्म और फिटकरी और माजू फल आता है,
और बबूल की कच्ची फली लिख देता हूं मैं, है ना। बंग हो गई, फिटकरी हो गई, एलम, एलम लिख दूं तो चलेगा ना। हाँ जी सर। एलम का प्रयोग कर लीजिए, बंग भस्म का प्रयोग कर लीजिए। और माजूफल, माजूफल और बबूल, बबूल तो जानते होंगे। हाँ जी सर। हाँ, बबूल की जो कच्ची फली होती है उसका प्रयोग कीजिए। तो एक इसको, इसका प्रयोग कैसे करना है, आपने इसकी वर्ती बना लेनी है, ठीक है। और वर्ती बनाकर योनि में रख दीजिए। तो एक तो क्या होता है कि जो फिटकरी होती है ना, और माजू फल होता है, ये बबूल है, ये सारे जो हैं वो कषाय होने के कारण संकोचक भी हैं। तो योनि की शिथिलता को दूर कर उसको संकुचित करने में भी इसका कार्य जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ में, इन सबको भून कर ना, हाँ, इन सबको करके वर्ती जो है वो योनि में रख दीजिए। और और साथ पानी में, में मिक्स करके बनेगी बर्ती जो, हाँ जी, पानी मतलब पानी को हाँ जी, हाँ बेस जी, बना हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी, वर्ती बनाकर योनि में रख दीजिए। और साथ में बंग भस्म 125 mg, रस सिंदूर 125 mg, और बबूल की फली का चूर्ण, इसको आप इंटरनल भी खाने को दीजिए, ठीक है। तो माजू फल उसका जो फ्लावर होता है वो लेना है? जब माजू फल कह रहा हूं तो फ्लावर कैसे कर दूं? फ्रूट होगा उसका। हाँ, ठीक है ना। ठीक। हाँ जी। उसके बाद अगर कुछ लेडीज जो होती हैं उनको क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रदर में जो है वो हल्का सा सीक्रेशन जो है वो हमेशा रहता है, तनुस्राव होता है, साथ में उष्ण स्राव होता है, और उसके वो लगातार बहता रहता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि बंग भस्म को स्वर्ण माक्षिक के साथ प्रयोग करते हैं। स्वर्ण माक्षिक प्लस गोदंती। अब देखिए क्या होता है कि एक बात आप ध्यान में रखना कि प्रदर के केस में गोदंती जो है वो सुधा वर्ग का है ना, कैल्शियम कंपोनेंट है। तो गोदंती हो गई, कुक्कुटांतक भस्म हो गई, मधुमालिनी बसंत हो गया। ऐसी ड्रग्स का कार्य जो है वह प्रदर से लेकर किसी भी प्रकार की जो स्त्री संबंधी जननांग विकार है, शूल रहता हो, प्रदर रहता हो, उसमें आपको इनकी कॉम्बिनेशन में आपने प्रयोग करना है। समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ जी। जी सर। गोदंती का प्रयोग, अब ये एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया, बंग, स्वर्णमाक्षिक और गोदंती। साथ में हम क्या करेंगे कि मांसपेशियों की दुर्बलता को दूर करने के लिए अश्वगंधा। अब क्योंकि आर्तवजन्य होती है, आर्तव पर भी कार्य करना है हमको, तो शतावर मान के चलिए कि भाई शतावर जो है वो 100% काम करेगी ही करेगी, अच्छी शतावर है। तो यूजुअली तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम किसी को वजन बढ़ाने के लिए शतावरी देते हैं तो उनको मेंसेस जो होते हैं वो जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। तो अश्वगंधा, शतावर और गोखरू, उस स्थिति में आपने क्या करना पड़ेगा कि अश्वगंधा को, शतावरी को जो है वो बंग भस्म के साथ प्रयोग करेंगे तो वो धारण कर लेती है लेडी, ठीक है जी। तो अश्वगंधा, शतावर और गोखरी के चूर्ण को मिलाकर अनुपान जो है वो दुग्ध रखिए, उसके साथ दीजिए आप, ठीक है जी। सर ये रिपीट कर दो सर, आपने जो समझाया।
अब मतलब जैसे कई बार ब्लीडिंग क्या होता ज्यादा है आती है। हाँ जी सर, वो वाली। कि जिनको बार बार मतलब आप शतावरी लेना शुरू किया, हाँ जी। लेकिन मेंसेस जो है वो 15 दिन में ही आ जाते हैं, क्योंकि ठीक। क्योंकि ये प्रोलैक्टिन पर अच्छा कार्य करती है और प्रोजेस्टेरोन पर अच्छा कार्य करती है। तो अब वो क्या है कि भाई वो बार बार जो है वो मेंसेस आने लग जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसके साथ बंग भस्म यदि हम दे दें तो वो जो बार बार मेंसेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, धारण का कार्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। एक बंग भस्म जो है उसका काम जो है वो CSOM या ASOM, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या आयुर्वेद में आप कहें कि कीटाणुजन्य जो कर्णपाक होता है, तो कान से मवाद बहता रहता है जिनके, हाँ जी हाँ जी। उनमें जो है हम बंग भस्म का प्रयोग जो है वो सूक्ष्म त्रिफला, जो सूक्ष्म त्रिफला है उसका प्रयोग जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो तो सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग कीजिए। तो बंग भस्म में हम जो है वो सूक्ष्म त्रिफला और किसका प्रयोग कर रहे हैं, बंग भस्म का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। फिर कई बार क्या होता है कि बार बार जो है ये जो फोड़ा होता रहता है, तो जब ये घाव भरता है तो एक सिस्ट बन जाती है कान में, जिसको जो कि आयुर्वेद में कफ मेरुज ग्रंथि के नाम पे ली जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि बंग भस्म जो है वो आधा रत्ती लेते हैं। ठीक है, और साथ में ताम्र भस्म लेते हैं, क्योंकि ताम्र भस्म जो है वो लेखन का कार्य करती है। ये भी आधी रत्ती लेते हैं। आधी रत्ती नहीं लेना आप, 1/4 रत्ती ही लेना है। और इसका प्रयोग जो है वो कफ मेदस गंदी जो कान में जो वो सिस्ट बन गई है, इसको आपने 4-4 घंटे में दिन में 3 बार शहद के साथ देना है। और सरसों का तेल जो है वो कान में डालना है। आप उस दिन जब मैं क्लास ले रहा था तो शायद दोपहर शाम की हाँ क्लास जी ले सर, रहा था, तब एक फेशियल का लेडी का टाइम फोन था। आया था। हाँ हाँ, जी। साड़ी वाली बट्टी बोला था। हम्म, तो इस प्रकार से आपने जो है वो बंग भस्म को देखना है। अब यूजुअली क्या है कि जब हमारा इस पर अच्छा हाथ हो जाता है, किसी भी ड्रग पर आपका अच्छा हाथ हो जाए, तो आप जो है उसको अनपान भेद से कई व्याधियों में यूज कर सकते हैं। मूत्राघात, जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है उसमें जो है बंग भस्म, शिलाजीत और ग्लोई सत्व लिखूं या लिख लोगे आप? सर लिख लेंगे। सर लिख देंगे। ठीक है, तो मूत्राघात जो हो गया या जिसको आप रिटेंशन ऑफ यूरिन कह रहे हैं, उसमें आप बंग भस्म, शिलाजीत और गिलोय सत्व 3-3 रत्ती और मिश्री 9 रत्ती शहद के साथ। ठीक है, सर एक मिनट दोबारा बता दो, आवाज कट गई थी। बंग भस्म, शिलाजीत, गिलोय सत्व 3-3 रत्ती। तो ये 9 रत्ती हो गया। अब 9 ही रत्ती जो है वो आपने मिश्री मिलानी है। शहद के साथ इसका प्रयोग करना है। ठीक है जी। हाँ जी सर। प्रमेय में कैसे प्रयोग करना है आपने कि बंग भस्म लोगे आप 125 mg और शुद्ध गंधक लोगे। ठीक है, और थोड़ा सा पुराना गुड़, मोचरस और हल्दी,
लिखा? हाँ जी। दूसरा ये होता है कि यदि प्रमेय के कारण इंद्रिय शैथिल्य हो गया हो, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ ना हो, तो बंग भस्म प्लस अभ्रक भस्म और शिलाजीत, इसको गिलोय सत्व के साथ देना है, गिलोय सत्व और शहद के साथ। सर वंग भस्म शिलाजीत। बंग भस्म, शिलाजीत, अभ्रक भस्म, गिलोय सत्व और शहद। एक ना कई लोगों के मुंह से भी काफी दुर्गंध आती है, जिसको हम हैलोटोसिस कहते हैं। इस हैलोटोसिस में भी जिनके मुंह से काफी बदबू आती है, तो बंग भस्म जो है वो 65 mg और कपूर, ठीक है, कपूर के साथ। ठीक है। कांति वृद्धि हो, कांति वृद्धि यानी चेहरे की फेस वैल्यू बढ़ानी हो, पुष्टि करना हो, इधर आ जा, मेरे पास आ जा। जायफल और गोदुग्ध के साथ बंग भस्म को, ठीक है। जी। कफ प्रधान प्रमेय हो तो तुलसी के पत्तों के साथ देना। गुल्म में, गुल्म माने मैं गुल्म माने नहीं बताऊंगा, पता है। गुल्म में सुहागे के फूल के साथ। लिखा? हाँ जी सर। वीर स्तंभन, वीर स्तंभ में जो पान का पत्ता है ना, पान के पत्ते में जो है वो आप गुलकंद लेके और उसमें 125 mg जो है वो बंग भस्म रख देना, और पान का पत्ता खाने को दे देना। साथ में उसमें आप अगर वंशलोचन आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो छोटी इलायची डाल देना, ठीक है। हाँ जी सर। मंदाग्नि में पीपल के साथ। सर पीपल के साथ कैसे ले सकते हैं इसे? हाँ तो पत्र या क्या यूज करें इसका? हाँ जी, ये सवाल प्लीज एक बार दोहराएंगे। सर पीपल का क्या यूज है, मतलब पत्र लेना क्या लेना इसका? पिपली चूर्ण आता है डॉक्टर साहब, पीपल माने, ओके ओके। हाँ, वो पीपल ठीक पत्ता नहीं ठीक कह है रहा सर, गॉट। मैं। ठीक है, पिपली, ओके पिपली ओके चूर्ण के सर, साथ। थैंक। दाह हो रहा हो तो नींबू के रस के साथ। अस्थिगत ज्वर हो, अस्थिगत ज्वर तब समझ में आएगा जब आपको पता हो कि भाई अस्थि ज्वर के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना, वो आपको कंठस्थ रहने चाहिए। अस्थिगत ज्वर हो जाए तो शीतोपलादी चूर्ण 3 ग्राम,
125 mg भंग भस्म मक्खन और शहद के साथ, और ऊपर से गिलोय सत्व का प्रक्षेप दे दीजिए। कुष्ठ में निर्गुंडी के पत्तों के रस के साथ, वात विकार में अजवाइन के साथ 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ही ग्राम अजवाइन और 125 mg भंग भस्म। कई बार क्या होता है, उसको भी आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि जो जिनमें शुक्र क्षय की वजह से हाथ पांव में पीड़ा रहती हो ना, उनको देना है। सर पर मेवे भी यूज कर सकते हैं, जैसे जिनको मतलब हाथ पैरों में कोई हाँ हाँ ऐसी बिल्कुल बिल्कुल tingling बिल्कुल। अब sensation। उसमें कैसे होगा कि आप बात समझ गए ना कि भाई प्रमेय में कैसे कि भाई हाथ पांव में पीड़ा हो रही है, तो बार बार मूत्र सर न्यूरोपैथी। शुक्र के कारण जो वात प्रकोप हुआ उसमें दे दो आप। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। बस किसी भी प्रकार का नासूर बन गया हो, जो घाव भर ना रहा हो, उसमें नाग बला के साथ स्वप्न दोष में इसबगोल की भूसी के साथ गोनोरिया हो जाए, जिसको आप कहते हैं ना सुजाक रोग, गोनोरिया हो जाए तो भंग भस्म 125 mg, 65 mg मोती पिष्टी, थोड़ा सा चांदी का वर्क और इलायची, इसको शहद के साथ देना है। ये तो गोनोरिया हो गया। एक होता है उपदंश, ये भी जो है वो एक सेक्सुअल एसटीडी है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण होती है। इसमें क्या करना है कि जो भंग भस्म जो है वो एक हड़ताल मारित भंग भस्म आती है। हड़ताल मारित भंग भस्म को 2 रत्ती ज्यादा मात्रा में लेना है। इसमें अब तक हमने 125 यूज किया है। जो ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उपदंश, उसमें क्या होता है कि शिश्न के आगे जो है ना वो एक तो ऐसा लगेगा कि जैसे पीव आ रही है, और पीव आके हल्के हल्के फोड़े से दिखाई देंगे आपको। तो इस अवस्था में आपने एक तो चोप चिन्नी आदि चूर्ण और हड़ताल मारित भंग भस्म जो है वो 2 रत्ती 250 mg 250 mg। ठीक है जी, हाँ जी सर। इतना रखिए आज। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था अब एक ही भस्म में इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट विचार करेंगे नाग भस्म पर और यशद भस्म पर, और फिर उसके बाद त्रिभंग भस्म पर। ठीक है जी, हाँ जी सर। बार बार दोहराइए, चीजें जो हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। अब जब आपको यही नहीं मालूम कि अस्थिगत ज्वर क्या हो रहा है, कहाँ उसके लक्षण हैं, तो फिर आप जो है वो गड़बड़ खा जाएंगे। औषध का चयन अच्छी तरीके से तभी हो सकता है जब आप शास्त्रोक्त रूप से बहुत अच्छे हों। ठीक है ना। और किस तरह से वह कार्य कर रही है आपको पता होना चाहिए कि किसी भी औषध का स्त्रोतोगामित्व कहाँ है, कहाँ पर वो कार्य कर रही है, किस मार्ग में है और किस अवस्था में है। ठीक है जी, हाँ सर। ठीक है जी। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। रोली, बहुत दिनों बाद
आजकल तुम ज्यादा ही वो रहने लग गई, बिजी रहने लगी, बिजी। नहीं सर, बिजी की बात नहीं, वो मेरी मदर आई हुई थी तो बस थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके जी, टेक केयर। थैंक यू।